हाय एवरीवन। सो इन लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स को हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कैलकुलेट कैसे करेंगे। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स की मदद से किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगनलाइज कर सकते हैं। डायगनलाइज करने का मतलब यह है कि क्या मैं किसी भी एक मैट्रिक्स को इस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिसेस में फैक्टराइज करूं सच दैट उन फैक्टराइजेशन में मेरे पास कोई एक ऐसा मैट्रिक्स मिले जो कि डायगोनल मैट्रिक्स हो। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि भाई हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही क्यों डायगोनलाइजेशन कर रहे हैं, व्हाई नॉट किसी भी एक जनरल मैट्रिक्स के लिए। तो उसका आंसर यह है कि हम किसी भी जनरल मैट्रिक्स के लिए भी देखेंगे कि क्या कर सकते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स को ही डील करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जितना भी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स पढ़ा है वो हमें पता है कि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही निकाल सकते हैं, क्योंकि a माइनस लैम्डा ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करने के लिए हमें ए स्क्वायर मैट्रिक्स ही चाहिए, तभी हम उसका डिटर्मिनेंट 0 करेंगे और हमें एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगी एंड उसको सॉल्व करके हम लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज निकालेंगे एंड आइगन वैल्यूज, हर एक आइगन वैल्यूज की करस्पॉन्डिंग हमें आइगन वेक्टर मिलेगा, राइट। अब हम डायगोनलाइज क्यों करते हैं? डायगोनलाइज इसलिए करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ एल्गोरिथम्स इन मशीन लर्निंग, मेनली लेट्स से अगर डायमेंशनल रिडक्शनैलिटी टेक्निक्स हैं, देयर आर फ्यू टेक्निक्स, ठीक है। तो उनमें जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है एट हैंड, उसको सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकली मेरे को इस कॉन्सेप्ट को जानना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। ड्यू टू द स्कोप ऑफ दिस कोर्स आई वोंट बी एबल टू teach you or give you a sneak peek about how we are going to use this in machine learning. अभी के लिए हम ये कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पे सीख लेते हैं और मशीन लर्निंग में कैसे अप्लाई करेंगे वो हम बाद में देखेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विथ डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स. सो लेट्स से A is n cross n matrix with n eigen vectors and n independent eigen vectors, n eigen values and correspondingly n independent eigen vectors. So here independent is important because we'll see later on कि if n eigen जो वेक्टर्स मेरे पास अगर वो डिपेंडेंट हुए तो क्या हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स से अगर n eigen वैल्यूज एंड n eigen वेक्टर्स हैं, देन लेट्स से ax1 इक्वल टू लैम्डा 1 x1 हो जाएगा, ax2 इक्वल टू लैम्डा 2 x2 हो जाएगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ axn लैम्डा n xn. अब इन n इक्वेशंस को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, करेक्ट। सो a टाइम्स x1 x2 so on until xn will be my column in this particular matrix and lambda 1 times x1 lambda 2 times so on, these will be my columns in this matrix. Now अगर ध्यान से देखो तो मैं इस एंटायर मैट्रिक्स को इस तरीके से फैक्टराइज कर सकता हूँ सच दैट एक मेरे को मैट्रिक्स मिल जाएगी x1 x2 up till xn जो कि एक मैट्रिक्स हो गई ऑफ आइगन वेक्टर्स, एंड एक मेरे को मैट्रिक्स मिल जाएगी which is diagonal matrix such that the leading diagonal will contain all the eigenvalues lambda 1 lambda 2 so on till lambda n. Okay, now so let's say this matrix जिसके कॉलम्स आइगन वेक्टर्स हैं, मैं उसको अगर s बोल दूं, so this is nothing but as equal to s कैपिटल लैम्डा, दिस इज कैपिटल लैम्डा, या फिर हम अभी के लिए लैम्डा ही बोल देंगे, ठीक है। सो as equal to s लैम्डा, एंड अब इसके आगे वाली स्टेप ये जो देख रहे हो, सो लेट्स से अगर इफ s इनवर्स एग्जिस्ट, इफ s इनवर्स एग्जिस्ट देन a इज इक्वल टू s लैम्डा s इनवर्स. ओके, सो हियर a को हम लोगों ने डायगोनलाइज किया है सच दैट द डायगोनल मैट्रिक्स कंटेन्स ऑल द आइगन वैल्यूज. s इज नथिंग बट अ मैट्रिक्स जिसके कॉलम्स आइगन वेक्टर्स हैं और s इनवर्स इज s का इनवर्स. अब बात समझो, अगर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स नहीं होते तो S के जो भी कॉलम्स हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, कुछ ऐसे कॉलम्स होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं. अगर कुछ ऐसे कॉलम्स जो डिपेंडेंट है, इसका मतलब ये है कि S इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता, दैट्स व्हाई. तो अगर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मौजूद नहीं है तो फिर हम सिर्फ इसी स्टेप तक लिख सकते हैं, इसके आगे ये जो S इनवर्स लिख रहे हैं ये नहीं कर पाएंगे. सो इन दैट केस A can't be diagonalized, right? Now for same A above, let's say for same A above find eigenvalues and eigenvectors for A square. Okay, so अगर ax equal to lambda x है, so we can pre-multiply the entire equation with A. So this will be a square x equal to lambda x. Okay, a square x equal to lambda x. Now this A can be written as lambda x from this equation.
this a can be written as this ax can be written as lambda x from this equation. Now a square x will be lambda times x, correct? Lambda times x, which is nothing but lambda square x. So we will get a square x equal to lambda square x. So basically a square is a matrix जिसके हमें आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स पता करने थे, तो उसका आइगन वेक्टर्स विल बी लैम्डा स्क्वायर्स एंड आइगन वेक्टर विल बी x. So we can generalize the same thing by saying same तरीके से आगे आप करते रहेंगे. तो a raised to power k can be written as s lambda k s inverse. So this gives us कि अगर हम a की हायर पावर को डायगोनलाइज करना चाहें तो हमें a की हायर पावर को डायगोनलाइज करने के लिए सिर्फ हमें जो लैम्डा डायगोनल मैट्रिक्स है हमें उसको ही रेज टू पावर k करना पड़ेगा. बाकी s एंड s इनवर्स विल बी सेम बिकॉज जो भी आइगन वेक्टर्स a के होंगे वही a रेज टू पावर 2 के होंगे, वही a रेज टू पावर क्यूब के होंगे, वही a रेज टू पावर k के होंगे. सो आइगन वेक्टर्स ये जो s मैट्रिक्स है विच इज आइगन वेक्टर्स की मैट्रिक्स है, ये तो सेम ही रहने वाली है, करेक्ट. अब बात रही कि इसका पावर k कैसे करोगे. इसका पावर k करना बड़ा सिंपल है. सिंस इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, सो डायगोनल मैट्रिक्स है तो इट इज अ प्रॉपर्टी कि आप डायगोनल एलिमेंट्स की ही पावर k कर सकते हैं. देख लेना एक बार करके, ठीक है. नाउ ये तो था एक तरीका जिसमें हम लोग ने बैक सब्स्टिट्यूशन कर दिया था. क्या हम अगर हमें ये पता है कि आइगन वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट एंड एस इनवर्स एग्जिस्ट, देन कैन वी यूटिलाइज दिस. सो वी कैन यूटिलाइज दिस एज इट इज. a इज इक्वल टू s lambda s inverse. So a square can be written as s lambda s inverse times s lambda s. Now this is identity and this can be written as s lambda square s, correct? Okay, so this is it is telling same in matrix form. Okay, so ये हम लोगों ने मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं लिखा, दिस इज सेम. अब नाउ इसमें एक चीज होती है जैसे कि कुछ स्टेबल मैट्रिक्स क्रिएट होता है, तो व्हेन a इज कॉल्ड स्टेबल, a को हम तब स्टेबल बोलेंगे जब k को जब आप इन्फिनाइट टाइम्स लेट्स से k टेंड्स टू इंफिनिटी, लेट्स से k की जो पावर है वो इन्फिनाइट को टेंड कर रही है, अचीव कर रही है, तब a रेज़ टू पावर k है ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा. a रेज़ टू पावर k टेंड्स टुवर्ड्स जीरो हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये जो लैम्डा की पावर k है, सो this matrix will tend to zero matrix. When will this matrix tends to zero matrix? Diagonal elements ही non-zero है, बाकी सारे तो zero है. तो let's say lambda I की power k tends to zero only when lambda I जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है. तो जब भी लेस देन 1 है तो उसकी पावर लेते जाओगे. तो जितनी ज्यादा हायर पावर लोगे वो वैल्यू उतना ही छोटा होता जाएगा. तो लेट्स से k अगर मान लो 1 करोड़ है, तो जो लैम्डा आई की पावर 1 करोड़ होगी, दैट विल टेंड टुवर्ड्स अ वेरी लेस नंबर टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, एंड हेंस दिस एंटायर मैट्रिक्स विल टेंड टुवर्ड्स अ जीरो मैट्रिक्स, एंड हेंस दिस एंटायर आरएचएस विल टेंड टुवर्ड्स जीरो, एंड सेम विद दिस. सो अगर ऐसा कोई केस होता है देन वी विल कॉल दैट ए इज अ स्टेबल मैट्रिक्स. बस बोलने की बातें हैं. किसी भी रोल के लिए अगर एमसीक्यू राउंड्स होते हैं स्टार्टिंग में इंटरव्यू के, ये सारी चीजें थोड़ी पूछ सकते हैं और कुछ नहीं. Now, A is diagonalizable if all lambda or all eigenvalues are unique and their corresponding eigenvectors are independent. ठीक है? तो A तो हमेशा ही diagonalizable होगा जब उसके सारे eigenvectors unique है. तो अगर eigenvectors unique है और उसके corresponding मिलने वाले सारे eigenvectors independent है. ठीक है? Now, क्या repeated eigenvectors क्या मेरे पास अगर repeated eigenvalue है तो उन repeated eigenvalue के corresponding eigenvectors सेम होंगे कि डिफरेंट होंगे, राइट? सो रिपीटेड आइगन वैल्यूज मे और मे नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. कैसे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का केस ले लेते हैं. सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के केस में मेरे पास जो भी आइगन वैल्यू है वो हमेशा ही 1 आने वाली है. बट आइगन वैल्यू ऑल दो 1 है, मेरे पास आइगन वैल्यू 1 के लिए मेरे पास डिफरेंट आइगन वेक्टर्स मिलेंगे. ठीक है? सो इन दैट केस आइगन वैल्यूज माइट बी रिपीटिंग, बट eigenvectors can be different. Okay, now why independent eigenvectors is required? जैसे कि मैंने बताया था उस केस में S इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा. ठीक है? अगर if there exist dependent
वेक्टर. ओके, सो उस केस में एस इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, देयरफॉर हमें इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, नॉट ऑल मैट्रिक्स आर डायगोनलाइजेबल. बिल्कुल सही बात है. हम लोग ने अभी देखा था डायगोनलाइजेबल कभी हो सकता है जब इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मौजूद हैं. ठीक है, सो डायगोनलाइजेबिलिटी डिपेंड्स ऑन independent eigenvectors and invertibility depends on non-zero eigenvalues. Okay, non-zero eigenvalues. Done. Now projection with orthonormal basis. ठीक है, देख लेते हैं. सो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स एंड ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिसेस हम लोग ने पिछले कुछ लेक्चर्स में पढ़ा था. ठीक है, सो उसी को ही आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए हम थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स से कि एक पर्टिकुलर वेक्टर स्पेस है जिसके अंदर देयर आर n ऑर्थोनॉर्मल बेसिस q1 टू qn. ऑर्थोनॉर्मल बेसिस मींस सेट ऑफ वेक्टर्स जिनसे मैं उस वेक्टर स्पेस में कोई भी एक किसी भी वेक्टर को मैं डिनोट कर सकता हूँ. नाउ लेट्स से देयर इज सम वेक्टर स्मॉल v, so that can be written as linear combination of all these q1 to qn as c1 q1 plus c2 q2 so on up till cn qn. Now ये जो वेक्टर है दिस इक्वेशन अगर मैं इसको q1 ट्रांसपोज से प्री मल्टीप्लाई करूं, सो q1 ट्रांसपोज v विल बी इक्वल टू c1 टाइम्स q1 ट्रांसपोज q1 प्लस c2 टाइम्स q1 ट्रांसपोज q2 सो ऑन अप टिल cn टाइम्स q1 ट्रांसपोज qn. एंड सिंस q1 से qn तक सारे ऑर्थोनॉर्मल है, सो q1 ट्रांसपोज q1 विल बी 1, दिस विल बी 1 एंड रेस्ट all these terms will be 0 because all the vectors are mutually orthonormal, which means mutually सब एक दूसरे से 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर. नाउ सो c1 की वैल्यू मेरे को क्या मिल जाएगी, c1 इज इक्वल टू q1 ट्रांसपोज v. एंड दिस इसेंशियली मीन्स हम लोग ने पिछले लेक्चर्स में भी देखा था कि ऑर्थोनॉर्मल बेसिस मेरे को क्यों अच्छे लगते हैं. मेरे को इसलिए अच्छा लगते हैं कि किसी भी वेक्टर का किसी भी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस पे प्रोजेक्शन विल गिव मी कि उस डायरेक्शन में मेरा जो उस डायरेक्शन में मेरा रियल वेक्टर का कंपोनेंट कितना होगा. सो दिस c1 essentially means is वेक्टर v का q1 पे प्रोजेक्शन कितना है, राइट. सो हम लोग ने पिछले लेक्चर्स में देखा था, अभी अगर आपको याद नहीं आ रहा तो एक बार रिवाइज कर लीजिए. ठीक है, सो q1 ट्रांसपोज v इज नथिंग बट वेक्टर v का q1 पे प्रोजेक्शन कितना है, दैट इज c1. वेक्टर v का q2 पे प्रोजेक्शन कितना है, c2. सिमिलर वी कैन डू द सिमिलर कैलकुलेशन. एंड cn पे कितना प्रोजेक्शन है, दैट इज qn, right. And then all these equations can be combined into this matrix form where c1 c2 till cn can be written as q1 transpose q2 transpose so on up till qn transpose times v. Okay, and this is nothing but orthonormal matrix का transpose which is q and c is equal to q transpose v. And since it is an orthonormal matrix, so q transpose q inverse की बराबर भी है. So yeah, so now so ये तो हम लोग ने देख लिया था हाउ दिस a s lambda s inverse comes. एंड लेट्स सी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में क्या होगा. सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में फॉर अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स let's say if A is a symmetric matrix then A is equal to A transpose, then all eigenvalues are real. For any symmetric matrix all eigenvalues are real. ठीक है, and for eigenvectors or let's say for a real symmetric matrix, okay, for a real symmetric matrix eigenvalues are real and eigenvectors are orthogonal. Yeah, this is a property, ठीक है. Now so this means भाई कि सारे रियल भी हैं और सारे आइगन वेक्टर्स परपेंडिकुलर भी हैं, राइट. सो इफ इट इज अ केस वेयर ए इज सिमेट्रिक, तब तो मेरे को साफ साफ पता है कि अगर ए सिमेट्रिक है तो फिर तो मैं उसको डायगोनलाइज कर सकता हूँ. क्यों डायगोनलाइज कर सकता हूँ? क्योंकि मेरे सारे आइगन वेक्टर्स जो है ऑर्थोगोनल है. अगर ऑर्थोगोनल है तो फिर इंडिपेंडेंट है मतलब मैं उसको डायगोनलाइज कर सकता हूँ. सो यूजुअल केस में ए इज इक्वल टू एस लैम्डा एस इनवर्स होगा. पर अगर ए सिमेट्रिक है तो मुझे पता है कि S जो मैट्रिक्स है विच इज नथिंग बट मैट्रिक्स सच दैट कॉलम्स आर आइगन वेक्टर्स ऑफ ए. तो यहाँ पे जब भी मैं अगर A सिमेट्रिक है तो दिस S विल बी नथिंग बट ऑर्थोनॉर्मल बिकॉज जितने भी आइगन वेक्टर्स होंगे वो सारे ऑर्थोनॉर्मल होंगे. ठीक है, ऑर्थोगोनल होंगे एंड उनको उनके लेंथ से डिवाइड कर दो तो ऑर्थोनॉर्मल हो जाएंगे, करेक्ट. सो मैं उनको बोल सकता हूँ कि मैं उनको ऑर्थोनॉर्मल कर सकता हूँ एंड सिंस दैट्स व्हाई S कैन बी रिटन एज Q. सो in symmetric case this
A can be written as q lambda q inverse or q lambda q transpose, because q inverse and q transpose will be same when in case of orthonormal. Now अब इस चीज को काफी जगह पे टर्म्स दी जाती हैं. So this is a special case of diagonalization of matrix using eigenvalues and eigenvectors, and this is called spectral decomposition, or many times it is also called as eigen decomposition. So we are decomposing a matrix into a diagonalizability or factors of matrix such that we get central matrix as diagonal matrix, which consists of eigenvalues, and these matrices are nothing but eigenvectors which are essentially orthonormal, and this is a special case where A is symmetric, और इसको हम बोलते हैं spectral decomposition of A if A is symmetric matrix. Now the question arises, why real symmetric matrix have real eigenvalues? I told you, right? If a symmetric matrix is real, then क्या proof है कि eigenvalues are real? So एक बार देख लेते हैं. Okay? So क्या proof है कि eigenvalues are real? So let's say I have ax equal to lambda x. Okay, I have ax equal to lambda x. Okay, and इसको हम conjugate ले लेते हैं एक बार. ठीक है, let's take conjugate. Conjugate मतलब let's say a plus iota b is a complex number. So conjugate of this will be a minus iota b. Correct? So if we take conjugate of the entire equation, this will be a bar x bar equal to lambda bar x bar. Okay, now let's take transpose on both the sides. Okay, let's take transpose on both the sides. This will be x bar transpose a bar transpose equal to x bar transpose times lambda bar. Okay, and let's post multiply by x. Okay, if we post multiply by x, we post multiply by x, we get x bar transpose a bar transpose x equal to x bar transpose lambda bar x. Correct? Now इस वाली इक्वेशन में let's pre-multiply by x bar. Let's pre-multiply by x bar transpose. So x bar transpose times ax equal to x bar transpose times lambda x. Okay, now here if you see LHS, now since in the very beginning we took that A is real symmetric. Okay, हम यही फाइंड करने की कोशिश करें कि भाई अगर A रियल सिमेट्रिक है तो क्या ये हमेशा ही होगा कि रियल सिमेट्रिक के केस में जो मेरे पास आइगन वैल्यूज हैं वो रियल ही होने वाले हैं. ठीक है, तो वी स्टार्टेड विद कि A इज अ रियल सिमेट्रिक. अगर रियल है तो रियल नंबर का कॉन्जुगेट विल बी द सेम. सो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ x बार ट्रांसपोज रियल नंबर का कॉन्जुगेट विल बी सेम, सो a बार का कॉन्जुगेट विल बी a, and since it is symmetric, so a transpose will be also a. So this can be written as this. ठीक है? Okay. Now, so LHS is same, then RHS must be same. Okay. So RHS must be same. So now, if RHS must be same, then x bar transpose lambda x should be equal to x bar transpose lambda bar x. Now, इसमें अगर ये देखोगे, so this is same on both the sides, which means lambda must be equal to lambda bar. ठीक है? So yeah, so this can only happen in if lambda is real, and hence we say that if A is real symmetric, then the eigenvalue is real. So the entire proof I have done here as well. Okay, you can pause the video, go through it, and yeah. Okay, now there is so यहाँ पे अगर आप देखोगे there was a term
called x bar transpose times x bar transpose times x. So let's say x bar transpose times x, this lambda is some scalar quantity, be it real or complex. Okay, so this can be shifted. Okay, so this is essentially a matrix multiplication, x bar transpose x. Now let's say this can be written as x1 bar, x2 bar, so on up till xn bar. These are this is x1 x2 x. Okay, and since it is a transpose, I wrote it like this. Okay, so already मैंने उसको transpose कर लिया. Now this is nothing but x1 bar x1 times plus x2 bar x2 so on up till xn bar xn. अब इसको देखोगे तो this is what? Let x be a complex a plus iota b. So x bar क्या हो जाएगा? A minus iota b. So this is essentially a square plus b square, which is real. So these are nothing but this will result in a real quantity. Okay, so essentially lambda should be equal to lambda bar in only and only case when lambda is real. Okay, now when A is symmetric, that is A is equal to A transpose, so we have seen कि भाई हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. Now अगर हमने और थोड़ा सा इसको ओपन किया, so we know that Q is a orthonormal matrix. So let's say कि उसके पास n orthonormal vectors हैं. So Q1 to Qn, let's say Q1 to Qn can be columns of this Q. Lambda 1 to lambda n can be the diagonal of this lambda diagonal matrix, and Q1 transpose Q2 transpose up to Qn transpose. Okay, now the entire this thing can be written as lambda 1 times Q1 into lambda 1 times Q1 into Q1 transpose plus lambda 2 times Q2 into Q2 transpose, so on up till lambda n times Qn into Qn transpose. Okay, now this is nothing but this is a column vector, this is a row vector. So is this Q1 transpose Q1 into Q1 transpose is essentially a matrix. Q1 into Q1 transpose is essentially a matrix. This Q2 into Q2 transpose essentially is a matrix. So if it is a n cross n, this is n cross n, this is n cross n, and this is also n cross n. Now Q1 will be n cross 1, Q1 transpose will be 1 cross n. So this multiplication will be n cross n. Okay, so matrix of orthonormal vector products. Okay, now Q1 into Q1 transpose क्या है, हम लोग ने already देखा हुआ है. This is a projection matrix for orthonormal vectors. Essentially, the projection matrix is this: A transpose A inverse times A transpose. If you put A as Q, this Q transpose QA will be identity, and hence we will get Q transpose. ये मैंने हम अपन लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखे थे, ठीक है? So this is nothing but a projection matrix. Okay, now यहाँ पे एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है. वो ये है कि अगर आप देखो तो हमने इस एंटायर ए को n मैट्रिसेस में डिवाइड कर दिया सच दैट n मैट्रिसेस में डिवाइड कर दिया सच दैट ये n मैट्रिक्स तो है n क्रॉस n, ठीक है? सच दैट lambda 1 times this matrix, let's say this matrix be m1 plus lambda 2 times m2 plus lambda 3 times m3 so on up till lambda n times mn. Now मैंने इस A मैट्रिक्स को इस तरीके से फैक्टराइज किया सच दैट मेरे पास n मैट्रिक्स आ गए हैं मेरे पास. तो ऐसे समझो कि लेट्स से देयर आर फैमिली ऑफ मैट्रिसेस m1 to mn. तो मैंने A को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया है, जहां पे लीनियर कॉम्बिनेशन का जो भी कोफिशिएंट्स है दैट करस्पॉन्ड्स टू आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, अब इसको ऐसे समझो, ठीक है, लेट्स इमेजिन लैम्डा 1 सबसे बड़ा है, फिर लैम्डा 2 है, फिर लैम्डा 3 है, सो ऑन अप टू लैम्डा n. मतलब लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन, मतलब लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2, लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन लैम्डा 3, लैम्डा 3 इज ग्रेटर देन लैम्डा 4, सो ऑन अप टिल लैम्डा n. सो लैम्डा n सबसे छोटा है, लैम्डा 4 ये सबसे बड़ा है. तो इसका मतलब क्या है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स में सिंस लैम्डा 1 सबसे बड़ा है तो m1 मैट्रिक्स जो भी होगी उसका रोल A में सबसे ज्यादा होगा, m1 का रोल सबसे ज्यादा होगा A में. सिंस लैम्डा 2 उससे छोटा है तो m2 जब भी इसमें ऐड होगा m1 में लैम्डा 2 से मल्टीप्लाई हो गया
सो M2 का रोल सेकेंड नंबर पे होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, तो अब इसी चीज को थोड़ा सा रुक के थोड़ा सोचने की कोशिश करो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा यूज करेंगे और फिर हम थोड़ा एक कोडिंग प्रॉब्लम भी करके देखेंगे कि मैं एक्चुअली करना क्या चाह रहा हूँ या कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। एक रियल इमेज में हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, पर ये एक बार थोड़ा पॉज करो, थोड़ा सोचो मैंने क्या बोलने की कोशिश की, ठीक है ना। कुछ और प्रॉपर्टीज हैं। एवरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन मैट्रिक्स। ओके, सो अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन इट कैन बी रिटन एज कॉम्बिनेशन लीनियर कॉम्बिनेशन, वो जो मैं बात कर रहा था, पर यहाँ पे कॉम्बिनेशन मतलब एडिशन 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 ऑफ सम मैट्रिसेस, एंड व्हाट आर दीज मैट्रिसेस, दीज आर नथिंग बट perpendicular projection matrices. Okay, and for symmetric matrix A is equal to A transpose, sign of pivots is same as sign of lambdas for A. Sign of pivots is same as sign of lambdas of A. So अगर let's say A is a symmetric matrix, so इसमें अगर A is a symmetric matrix तो इसमें मेरे पास कुछ pivots होंगे, करेक्ट। पाइवट्स निकालना हम लोग ने पिछले कुछ लेक्चर्स में सीखा था बहुत पहले, ठीक है। सो उसके जो पाइवट्स होंगे, सो साइन ऑफ पाइवट्स विल बी सेम एज साइन ऑफ आइगन वैल्यूज। ओके, सो अगर इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास नंबर ऑफ पॉजिटिव पीवर्ड्स जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ मेरे पास पॉजिटिव आइगन वैल्यूज होंगे। अगर नंबर ऑफ नेगेटिव पीवर्ड्स उतने ही होंगे जितने मेरे पास नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यूज होंगे। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स पाइवट्स ओनली इन केस व्हेन ए इज सिमेट्रिक, okay, and which can also be written as product of its eigenvalues. The only condition is ये product of pivots तभी होंगी जब there are no row exchanges. If there are row exchanges तब हम नहीं कर सकते, ठीक है। pivots बनाने के लिए हम कभी कभी row exchange भी हमें करना पड़ता था पिछले lectures में, अगर आपको याद होगा तो। So अगर कोई row exchanges नहीं है then determinant of A can be written as directly as product of its pivots, otherwise products of its eigenvalues. In the next few lectures we will talk about positive definite matrices, and उसके बाद एक लास्ट लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन SVD, और आई थिंक उसके बाद दिस कोर्स विल बी ओवर। सो या लेट्स मीट नेक्स्ट टाइम।